बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में पाठ्य पुस्तक संवाद सेतु के अंतर्गत अध्याय 6 समाचार लेखन। समाचार लेखन के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि 3 माध्यमों से समाचार लेखन किया जाता है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं समाचार लेखन का पहला तरीका जो है मुद्रित माध्यम। तो मुद्रित माध्यम के से लेखन, समाचार लेखन, और फिर हमने उसका दूसरा तरीका, दूसरा भाग पढ़ा। उसके अंतर्गत हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाचार लेखन पढ़ा, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समाचार लेखन में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से दृश्य श्रव्य माध्यम और श्रव्य माध्यम में समाचारों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसमें रेडियो और टेलीविजन इनके बारे में और इनमें समाचारों के प्रस्तुतिकरण के बारे में हमने जाना है। अब हम बात करते हैं तीसरा माध्यम समाचार लेखन का, और वह तीसरा माध्यम है इंटरनेट या फिर नव माध्यम के लिए समाचार लेखन। ठीक है, तो नव माध्यमों के लिए लेखन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा जो है नव माध्यमों के लिए लेखन। नव माध्यमों के लिए लेखन में नव माध्यम कौन से हैं? तो देखिए, इंटरनेट से जो कुछ भी हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हैं, जानते हैं, वो सब नव माध्यम के अंतर्गत आता है। इंटरनेट है, मोबाइल है, ठीक है, जो भी सोशल साइट्स है इंटरनेट पे, तो उन सब के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है और हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है इंटरनेट। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और इसके अंतर्गत समाचार लेखन के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, इंटरनेट क्या है? ठीक है, इंटरनेट एक विशाल और विश्वव्यापी अंतर्जाल है जो कि जनसंचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। क्या है? इंटरनेट एक विश्वव्यापी जनसंचार का एक विश्वव्यापी जाल है, ठीक है, व्यापक जाल है, और ये आज हमारे लिए संचार का एक लोकप्रिय, एक नया माध्यम बन चुका है। और इसी के कारण से आज बहुत सारे काम जो हैं वो बहुत ही आसान हो गए हैं और शीघ्रता से संपन्न भी हो जाते हैं। एक प्रकार से लाखों लोगों को इससे नया रोजगार भी मिला है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। इंटरनेट वर्तमान समय में अभिव्यक्ति का एकदम आधुनिकतम और सबसे सशक्त सर्वव्यापी माध्यम है। ठीक है, आधुनिकतम तो है ही, लेकिन सबसे सशक्त माध्यम है। बहुत मतलब तुरंत प्रभाव करता है इसका, तुरंत हम जो सूचनाएं हैं वो सभी जगह फैल जाती है इससे, इतनी जल्दी इससे सारी सूचनाएं वायरल होती हैं। तो कुछ समय पहले तक तो जो भी लेखन में हम रचनात्मक कार्य करते थे, उसके प्रकाशन के लिए हम सहारा लेते थे समाचार पत्रों का, पत्र पत्रिकाओं का, है ना, तो इन सब पर निर्भर रहना पड़ता था। पर आज के समय में इंटरनेट ने हमारी इस समस्या का हल कर दिया है, और अब चाहे हम कविता लिखें, कोई लेख लिखते हैं, कहानी, फीचर, जो कुछ भी हम लिखना चाहते हैं या जिसको लिखने में हमारी रुचि है, हुनर है हमें, तो उसको हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, और सीधे हम इंटरनेट के माध्यम से उसे अपने ब्लॉग पर या सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत सारी उपलब्ध हैं, तो उन पर हम डाल देते हैं, अपने अकाउंट पर हम उनको पोस्ट कर देते हैं, और पलक झपकते ही दुनिया भर में हमारा ये कंटेंट जो है फैल जाता है। किसी भी विश्व के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति उसे पढ़ सकता है। और इंटरनेट सेवा जो है आज के समय में सबसे सस्ती और विश्वव्यापी संचार प्रणाली है। ठीक है, तो अब तो और ज्यादा मतलब इतनी उन्नति हो चुकी है तकनीक के क्षेत्र में कि पहले तो जो
चल रही थी, लेकिन अब 4G और 5G कनेक्टिविटी ने इंटरनेट की स्पीड को 10 गुना बढ़ा दिया है। तो ये भी सबसे अधिक इसमें विकास हुआ है और ये सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ये तो हमने जाना इंटरनेट के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं इंटरनेट पत्रकारिता की। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है कि इंटरनेट पत्रकारिता को क्या क्या कहते हैं, किन नामों से जाना जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या फिर वेब पत्रकारिता के नाम से इनको जाना जाता है। और भारत में इसका जो इतिहास है, ठीक है, भारत में कैसे शुरुआत हुई है, तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से माना जाता है, जबकि दूसरा इसका जो प्रभावी चरण है वो कब शुरू हुआ था? सन 2003 में। तो rediff.com की भारत की पहली rediff.com जो है उसको भारत की पहली साइट माना जाता है। किसको? तो देख लीजिए, rediff.com इसको माना जाता है भारत की पहली साइट, ठीक है। ये भारत की पहली वेबसाइट है। इसको आपको याद रखना है। समाचार लेखन के क्षेत्र में भी ये उपयोगी है। और अब जो है ये तो पहली मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता के क्षेत्र में किसको माना जाता है? ठीक है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता के क्षेत्र पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है तहलका.com को। तहलका.com ने क्या किया था? तहलका.com ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इसने अपने नाम के अनुरूप ही विश्व भर में, देश में नहीं विश्व भर में तहलका मचा दिया था। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, विशुद्ध पत्रकारिता को शुरू करने का श्रेय जो जाता है वह किसको जाता है? वह जाता है तहलका.com को। ये इसके इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पत्रकारिता का इतिहास इंटरनेट पर। विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com। ठीक है, अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इसने विश्व भर में तहलका मचा दिया था, जिसके लिए ये जाना जाता है। तो इसी से पत्रकारिता जगत में तहलका मच गया था। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। हम देखिए, एक तो समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में समाचार प्रकाशित होते हैं, एक जो रेडियो पर या फिर टीवी पर न्यूज चैनल्स के जरिए समाचार हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेट पत्रकारिता है ये क्या है? इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं इंटरनेट पत्रकारिता। अब इंटरनेट पर पत्रकारिता दो रूपों में होती है, ठीक है। इंटरनेट पर दो रूपों में पत्रकारिता होती है। कैसे? तो पहला तो क्या है, समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने और समाचार को संकलित करने के लिए उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करता है। और दूसरा इसका जो रूप है वो है पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेखों को वह क्या करता है, अपने ब्लॉग पर, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करता है। और देश भर में आज हजारों वेब पोर्टल जो है वो श्रेष्ठ पत्रकारिता कर रहे हैं। तो
जिन पोर्टल को अच्छे स्ट्राइक, इंटरनेट की दुनिया में जो पाठक होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं स्ट्राइक। तो जिन पोर्टल को अच्छे स्ट्राइक यानी पाठक मिलते हैं, उन्हें विज्ञापनों की कमी नहीं रहती है, तो इस तरीके से इंटरनेट पत्रकारिता खबरों का शौक के साथ ही ये जीविका चलाने में भी मददगार है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रोज एक मतलब जीविका चलाने का भी एक नवीन माध्यम बन गया है, साधन बन गया है। और सबसे पहले जो परेशानी आती थी पत्रकारिता के क्षेत्र में वो थी हिंदी फ़ॉन्ट को लेकर के। तो जो कीबोर्ड और फ़ॉन्ट की समस्या थी, उसके लिए क्या किया गया, पहले डायनामिक फ़ॉन्ट के अभाव के कारण से हिंदी की ज़्यादातर साइट खुलती ही नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब एक नई फ़ॉन्ट आ गई है, यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड जो है इंटरनेट पर चलने वाला हिंदी फ़ॉन्ट है, जिसको मंगल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मंगल भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यूनिकोड क्या है? यूनिकोड फ़ॉन्ट के जरिए हिंदी साइट्स दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ी जा सकती है। और अब तो हर बड़े अखबार के संस्करण अपने ई संस्करण है, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, तो इन सब ने भी क्या किया है, अपना जितना भी समाचार से संबंधित कंटेंट है वो सारा का सारा उन्होंने अब ई संस्करण कर दिया है। मतलब कि अब वो सब भी हमको इंटरनेट पर पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो जो भी न्यूज है, हम समाचार पत्र मान लीजिए अवेलेबल नहीं है, मोबाइल पर इंटरनेट सर्विस के माध्यम से हम चाहे दैनिक भास्कर में कोई न्यूज हो, चाहे राजस्थान पत्रिका में हो, या अन्य किसी न्यूज चैनल पर हो, उन सभी न्यूज को हम इनमें देख सकते हैं। तो बड़े बड़े जो अखबार हैं उन्होंने भी अब क्या कर लिया है, इस ई संस्करण का प्रयोग वे करने लगे हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से हम कोई लेख भी लिख सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, अपने न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए कहानी लेखन, कॉपी एडिटर, ट्रांसलेटर, टेक्निकल राइटर आदि क्षेत्रों में हम कार्य कर सकते हैं। मतलब स्वयं यदि कोई लिखने में रुचि रखता है, लेखक है, तो वो भी इसका यूज कर सकता है इंटरनेट का, और इसके माध्यम से हम अपने करियर को लेखन के क्षेत्र में भी बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन काम करने के लिए भी हमको विशेष रूप से इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो गुणवत्ता का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि किसी भी तरह की गुणवत्ता में कमी को इस पर स्वीकार नहीं किया जाता है। और इसके अलावा हमें भाषा पर पकड़ और समय पर काम करने की आदत भी डालनी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर पर लगातार घंटों काम करना पड़ता है, तो इसकी आदत हमें होनी चाहिए। अब इसके साथ ही इंटरनेट पर आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिन पर केवल अंग्रेजी हिंदी में ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में ये वेबसाइट्स हमें देखने के लिए मिल जाती है। इसलिए जिसको भी जिस भाषा में किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहिए, वो उसी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं, बहुत सारी संस्कृति से संबंधित जानकारियां हैं जो हमें इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है। तो न केवल अच्छे कंटेंट बल्कि नए विचारों को भी ये जो वेबसाइट्स हैं ये अपने अमल में लाती, अपने ध्यान में लाती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कुछ न कुछ नया करते रहने का ट्रेंड जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है। तो अगर आपने आलेख लिखकर आप अपने आलेख लिख करके आप खुद कुछ लिखते हैं, चाहे वो शायरी है, चाहे वो कहानियां लिखने का शौक है, चाहे कोई निबंध लेख आदि लिखने का शौक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शौक को इंटरनेट पर भी उतना ही प्रभावी बना सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपने ब्लॉग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल के जो ब्लॉग स्पॉट है या फिर वर्डप्रेस जो है, ये ऐसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप निःशुल्क अपना ब्लॉग बना सकते हैं।
जिसमें आपको असीमित स्पेस मिलता है। आप चित्रों के साथ में अपने आलेखों को वहां पर प्रकाशित कर सकते हैं। इसके साथ ही फेसबुक पर भी आप अपने लंबे आलेख प्रकाशित कर सकते हैं। ट्विटर भी आपको ये सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन उसमें शब्दों की सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में ही आप उस पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से हिंदी लेखन के लिए सहज और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और तथ्यों में विश्वसनीयता भी हो, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये इंटरनेट माध्यम से जो लेखन था वो हमने पढ़ा है, इसके बारे में आपको जानकारी दी है। और कुल मिलाकर के सारांश के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि चाहे समाचार लेखन जो है कैसे लिखे जाते हैं, समाचार इनकी शुरुआत कैसे होती है और महत्वपूर्ण सूचनाएं कब और कैसे लिखी जानी चाहिए, तो इन सब की जानकारी तो हमने प्राप्त कर ली। और समाचार लेखन के जो माध्यम है उनके एक ही तरीके, समाचार लेखन का चाहे माध्यम अलग अलग हो लेकिन तरीके तो एक ही होते हैं, बस उसमें केवल उन समाचारों की प्रस्तुति में ही अंतर होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी प्रस्तुति की जाती है। तो जैसे अखबारों में समाचार जितने विस्तार से लिखे जाते हैं उतने विस्तार से रेडियो या टीवी पर समाचार नहीं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, क्योंकि उस समय उनको समय सीमा का ध्यान रखना होता है। अखबार में किसी तरह की कोई समय सीमा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम जब चाहें उनको पढ़ सकते हैं। तो और इंटरनेट आधारित लेखन में क्या होता है, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं से लेकर ब्लॉग लेखन तक तथा वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाने वाली वेब सामग्री के लेखन के भी अलग अलग तरीके मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ लिया कि फिल्म की पटकथा और उसके फिल्मांकन से जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इन सब के बारे में भी हमने पूरा जान लिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है समाचार लेखन ये पूर्ण होता है। और इसमें देखिए फिर पेज नंबर 47 पर आपकी जो बुक है संवाद सेतु 11 से ही है आपके पास में, सबके पास में अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 47 पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन सब के बारे में पहले ही पाठ के अंतर्गत आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है। तो पहला प्रश्न है इसमें, समाचार लेखन के लिए चयन प्रकार क्या है और ये क्यों आवश्यक है, बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, अब तक तो आपको रट गया होगा। और इंट्रो लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अखबार और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है, फिल्म की पटकथा क्या होती है, नव माध्यमों के लिए कौन लिख सकता है, क्या इसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। तो अब आप स्वयं इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम हैं और लिख ही लेंगे। तो इसलिए आपको अपनी नोटबुक में प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सभी प्रश्नोत्तर करने हैं और ये आप स्वयं करेंगे। और साधारण समझने की कोई भूल मत कीजिएगा, क्योंकि 12 से 15 अंक तक की ये बोर्ड में इसके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे भी उतनी ही गंभीरता से पढ़ना है और बहुत ही इजी टॉपिक इनमें दिए गए हैं, आपके लिए महत्व के भी हैं। तो एक बात और कि आपने जो ग्रामर की बुक बनाई है तो उसी में आप उसका हाफ पार्ट करके एक तरफ ग्रामर व्याकरण रखिए और एक तरफ संवाद सेतु का कार्य उसमें कीजिए। कुल 5 ही पार्ट हैं इसमें, अधिक नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक ही नोटबुक बनानी है और उस नोटबुक में आपको एक पार्ट ग्रामर का रखना है और एक पार्ट आपको उसमें संवाद सेतु का रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको गद्य और पद्य खंड के लिए भी एक ही नोटबुक बनानी है, जिसमें आपको एक पार्ट रखना है गद्य का, एक पार्ट रखना है पद्य का। तो आपको कुल मिलाकर के 2 ही नोटबुक बनानी है। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कुल 3 पुस्तकें हैं, जिसमें से एक तो है सृजन जिसमें गद्य और पद्य है,
दूसरा है पीयूष प्रवाह और तीसरी है ये संवाद सेतु। तो आपको क्या करना है कि जो पीयूष प्रवाह है, पीयूष प्रवाह में आपको पाठ 1 पढ़ाया जा चुका है, तो संवाद सेतु के साथ में ही एक पाठ आप कर लीजिए पीयूष प्रवाह का, क्योंकि उसमें भी 6 से 7 तक ही पाठ हैं और वो आपको इसी के अंतर्गत रखने हैं। तो इसके लिए आपके लिए ग्रामर पोर्शन, ग्रामर के साथ में संवाद सेतु और संवाद सेतु के साथ में पीयूष प्रवाह को भी आपको एक ही नोटबुक में पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।